तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपने रियल नंबर वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज से जो 3 वीडियोस आएंगी बच्चे पेपर सेक्शन सी में वहीं से देखने को मिलेगा। टोटल 5 थ्योरम्स रह गई, फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट बच्चे, जिसमें से 2 आज हम कर देंगे और 3 हम कल की और परसों की वीडियोज़ में कर देंगे। तो बच्चे इन तीनों वीडियोज़ में से आपके पास पेपर आना ही आना है सेक्शन सी में। तो अगर पेपर में एक ही क्वेश्चन करना हुआ सेक्शन सी से तो आप इस यूनिट का उठा के कर सकते हो इन 3 वीडियोज़ में जो भी काम मिलेगा। तो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, तो अब 3 लेक्चर जो भी आएंगे वो पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, वो सारे आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे सबसे पहले आज की डेफिनेशन लिखते हैं हम, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग लगाएं, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। पूर्णतः क्रमित क्षेत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णतः क्रमित क्षेत्र। तो हिंदी वर्ड में तो ना ही पढ़े, ज़्यादा बेटर है बच्चे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड की डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपके पास एफ एक ऑर्डर्ड फील्ड होना चाहिए। लेट एफ बी एन ऑर्डर्ड फील्ड। अब ऑर्डर्ड फील्ड का मतलब तुम्हें पता है, पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टी और ऑर्डर की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। एफ एक ऑर्डर्ड फील्ड है क्वेश्चन में। लेट एस बी अ नॉन वॉइड सबसेट, एस बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ एफ, यानी इस f से हमने एक सबसेट उठाया s नाम से। इफ सुप्रीमम एज वेल एज इन्फीमम, सुप्रीमम एज वेल एज इन्फीमम ऑफ सेट s, देखो आपको कल भी बताया था किसी भी सेट के इन्फीमम सुप्रीमम सेट के अंदर भी हो सकते हैं, सेट के बाहर भी। अब s का जो भी सुप्रीमम या इन्फीमम है वो सेट के अंदर भी हो सकता है और सेट के बाहर भी, पर अंदर हो चाहे बाहर हो, वो जो भी वैल्यू सुप्रीमम या इन्फीमम की आए वो इस फील्ड में बिलोंग करनी चाहिए। एग्जिस्ट इन एफ, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है बच्चे मैंने। एफ क्वेश्चन में होना क्या चाहिए? ऑर्डर्ड फील्ड। एस क्या होना चाहिए? नॉन वॉइड सबसेट। किसका? एफ का। फिर इस सेट के सुप्रीमम और इन्फीमम जो कुछ भी आए, चाहे वो सेट के अंदर हो चाहे सेट के बाहर हो, पर वो दोनों के दोनों इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करने चाहिए। किसमें? एफ में। अगर आपके एस सेट के जो भी इन्फीमम सुप्रीमम की वैल्यू आ रही है वो आपके गिवन फील्ड एफ के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो बच्चे फिर आप इस एफ को क्या कहेंगे? कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्डर्ड फील्ड एफ को अगर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड बनना है तो उसका कोई भी सबसेट उठाओ, उसके इन्फीमम और सुप्रीमम की वैल्यू निकालो। अगर वो फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, एफ के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, एस के भले ही बाहर हो, क्योंकि इन्फीमम सुप्रीमम सेट का अंदर और बाहर कहीं भी हो सकता है, भले ही बाहर हो बट वो एफ के अंदर जरूर होना चाहिए, एफ से बाहर नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो एफ एक फील्ड है जो कि रियल नंबर का फील्ड है और अपने पास जो एस सेट के सुप्रीमम या इन्फीमम की वैल्यू आई है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई, तो आप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट्स रियल नंबर में नहीं जाएंगे, तो फिर वो बंदा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड भी नहीं होगा और होता भी नहीं। कॉम्प्लेक्स फील्ड कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। तो लिखें, आप ध्यान से सुने, एफ क्या है बच्चे? ऑर्डर्ड फील्ड। एस क्या है? एक नॉन वॉइड सबसेट। किसका? एफ का। उस एस के जो भी इन्फीमम सुप्रीमम होंगे वो फील्ड एफ के अंदर क्या करने चाहिए? एग्जिस्ट करने चाहिए, यानी उसमें बिलोंग करने चाहिए। एफ के अंदर अगर हैं तो आप क्या कहोगे? देन इसी एफ को जो कि ऑर्डर्ड फील्ड था, इसी का नाम फिर क्या हो जाएगा? कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। देन एफ इज कॉल्ड कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। और पेपर में पूछ सकता है कि इसका एग्जाम्पल भी लिखो, तो इसका एक ही एग्जाम्पल है बच्चे, सिर्फ रियल नंबर का सेट ही कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन एल आर प्लस डॉट, और आपको पता है ऑर्डर्ड फील्ड में ये वाला साइन इंक्लूड हो जाता है। ये ही सिर्फ एक ऐसा फील्ड है जो कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, उसके अलावा कोई भी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। अब अगर सिर्फ यही एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है तो साथ के साथ नोट लगा कर लिख लो, और कल ही मैं ये थ्योरम प्रूव करवाऊंगा, फिलहाल नोट लगा लो कि क्यू प्लस डॉट ये एक ऑर्डर्ड फील्ड तो है पर ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। कल हम इसको प्रूव करेंगे। और सोचो ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कब नहीं होगा?
जब इसके इन्फीमम सुप्रीमम फील्ड में एग्जिस्ट ना करे। अब इसका फील्ड कौन है, क्यू। तो कल जब मैं इसके सुप्रीमम इन्फीमम इसका कोई सबसेट लूंगा, उसके इन्फीमम सुप्रीमम जो भी आएंगे वो इस क्यू में बिलोंग नहीं करेंगे, और अगर उसके सुप्रीमम इन्फीमम इस फील्ड में बिलोंग नहीं करेंगे तो फिर ये ऑर्डर्ड फील्ड तो है पर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। तो नोट लगा कर लिख लो, ये कभी भी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। कल हम प्रूव भी करेंगे, फिलहाल छोड़ दो लिख कर। ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कभी भी नहीं होता, ये हम कल प्रूव करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार पेपर में पूछी गई है। तो सिर्फ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड एक ही होता है, वो कौन सा, रियल नंबर का सेट। तो एग्जाम्पल भी याद रखना, पेपर में पूछता है कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड को विद सुटेबल एग्जाम्पल आप समझाएं। तो बच्चे रियल नंबर का सेट ही एक ऐसा सेट है जो कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे बच्चे, हेडिंग लगाएं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी डेरिवेशन भी पूछी गई है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडीज ने इसको एक्सप्लेन किया था, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो क्या चीज़ की प्रॉपर्टी है, सुने। इफ़ स्टेटमेंट याद रखना है, पेपर में बाय नेम आएगा, डिफाइन आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, तो आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू पॉजिटिव रियल नंबर, एक्स और वाई कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, यानी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव रियल नंबर है। बटे वाले भी आ सकते हैं क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल इरेशनल सभी होते हैं, पर ये दोनों के दोनों कैसे नंबर है, पॉजिटिव, जीरो से बड़े हैं। तो इफ़ एक्स एंड वाई आर टू पॉजिटिव रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट, ये किसका साइन है, देयर एग्जिस्ट, विद्यमान होना। देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ये जो स्मॉल एन है वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। सच दैट, किस प्रकार कि एन एक्स की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी हो, वाई से बड़ी हो। जहाँ पर एक्स और वाई तो हैं बच्चे पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, और बच्चे जो ये एन है वो हमारी मर्जी से चुना गया क्या है, नेचुरल नंबर। मैं एक बार इसको बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है इस प्रॉपर्टी में, क्योंकि हमें मतलब समझ नहीं आएगा तो हम कैसे समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है। बच्चे तुम मुझे कोई मर्जी दो रियल नंबर दे दो पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर पे लगेगी। कहता एक्स और वाई आप कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर ले लो। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक्स की वैल्यू बच्चे 2 ली और वाई की वैल्यू 3 ली, तो एक्स और वाई दो पॉजिटिव रियल नंबर तुम्हें दिख रहे हैं, बटे वाले भी ले सकते हो, बस पॉजिटिव होने चाहिए। तो कहता इन दोनों पॉजिटिव रियल नंबर के लिए कोई ना कोई नेचुरल नंबर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा, कोई ना कोई नेचुरल नंबर ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा कि आप जिस तरफ n का मल्टीप्लाई करोगे वो चीज़ बड़ी हो जाएगी दूसरे बंदे से। तो बच्चे अगर तुम x को बड़ा करना चाहते हो तो तुम अपनी तरफ से एक ऐसा नेचुरल नंबर सोचो जिसका इस x से मल्टीप्लाई करने पर ये रिजल्ट y से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो सोचो क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, अगर तुम इस x की वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर तो ये बड़ा नहीं हो पाएगा। और उसने बोला भी नहीं कि सभी नेचुरल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी है, उसने क्या बोला है, तो आपको कोई ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ के लाना है जिसको आप जिस तरफ मल्टीप्लाई करवाओ वो उस रिजल्ट को दूसरे से क्या कर दे, बड़ा कर दे। ऐसा नेचुरल नंबर हमने खुद ने सोचना है। तो बच्चे सोचो कि इस x की वैल्यू को ऐसे कौन से नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूं जिससे ये रिजल्ट ओवरऑल बड़ा हो जाए इससे। तो बच्चे n की वैल्यू 2 ले लो, अगर आप 2 नाम का नेचुरल नंबर बुलाते हो तो 2 दूनी 4 और 4 3 से क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इफ़ यू टेकन n की वैल्यू 2 जो कि एक नेचुरल नंबर है, उसका अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे यानी 2 × 2 4, 4 बड़ा हो जाएगा किससे, 3 से, यानी y से। तो ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि एक नेचुरल नंबर तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तुम कोई मर्जी केस बना दो बच्चे, कोई मर्जी ले आओ, रिजल्ट में कोई भी 2 पॉजिटिव रियल नंबर ले आओ, मैं एक नेचुरल नंबर ऐसा तुम्हें ढूंढ के दे ही दूंगा कि जिसका मैं अगर इस बंदे से मल्टीप्लाई करूं तो वो इस रिजल्ट को बड़ा कर देगा। अब कोई बच्चा कहेगा 1 ले लो, तो 1 लेंगे तो बड़ा नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ पर फॉर ऑल भी कहाँ लगाया है, हमने यहाँ पर फॉर ऑल वर्ड यूज़ नहीं किया। वो जो एक नेचुरल नंबर ढूंढना है वो हमने खुद ने ढूंढना है, वो ऐसा ढूंढना है कि जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ बड़ी हो जाए इस दूसरे वाले से। ऐसे अगर तुम इस तरफ करोगे तो फिर ये चीज़ बड़ी हो जाएगी इससे। तो वो ऐसा नेचुरल नंबर तुम्हें खुद से ढूंढना है
कि अगर ये x और y में भले ही y बड़ा था पर तुमने x के लिए कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ के ले आए जिसका मल्टीप्लाई करवाने से ये रिजल्ट इससे क्या हो गया, बड़ा। तो बच्चे इसका वेरिफिकेशन भी हम करेंगे, यानी ये दो लाइनें तो गिवन है और ये रिजल्ट हम प्रूव करेंगे कि फिर nx हमेशा बड़ा होता है किससे, y से। यानी ऐसा नेचुरल नंबर हमेशा हमें मिल ही जाएगा जिसका मल्टीप्लाई करने से ये इस रिजल्ट को बड़ा कर देगा इस रिजल्ट से। ऐसा नेचुरल नंबर हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो ये मैं प्रूव भी करवाऊंगा, पर उससे पहले आप एक डेफिनेशन और लिखो, फिर हम यही वाली थ्योरम का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो बच्चे और इसके एग्जाम्पल लिखो, पेपर में इसके एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। इसके दो एग्जाम्पल हैं, दो सेट ऐसे हैं जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी रखते हैं। एक तो रियल नंबर का सेट बच्चे, तो ये एग्जाम्पल सारे याद रखने हैं आपको, और एक आपके पास होता है बच्चे क्यू। ये दोनों ऐसे ऑर्डर्ड फील्ड है जो कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को रखते हैं। तो ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को रखते हैं, ठीक है ना। तो पेपर में एग्जाम्पल पूछे तो आप ये लिख देना। अभी मैं नेक्स्ट थ्योरम इसी का डेरिवेशन करवाऊंगा, तब इसका स्टेटमेंट भी फिर से लिखेंगे और पूरा प्रूफ भी करेंगे। पर पहले उससे पहले एक डेफिनेशन लिखो, आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। तो आज की क्लास की ये तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में देख लेना, एक डेफिनेशन इन तीनों में से जरूर आएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिखें, आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। किसी भी ऑर्डर्ड फील्ड को आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड कब कहेंगे, तो देखें, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, उसके बाद हम अपना मेन आर्टिकल शुरू करते हैं। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का डेरिवेशन देखेंगे, आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। तो इसके लिए पहले आप लिखें डेफिनेशन, एक ऑर्डर्ड फील्ड तो लेकर चलना है। तो क्या लिखा, लेट एफ बी एन ऑर्डर्ड फील्ड। एफ कोई क्या है बच्चे, ऑर्डर्ड फील्ड है। एफ तो एक ऑर्डर्ड फील्ड है। अगर उस ऑर्डर्ड फील्ड में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या हो जाए, सेटिस्फाई। इफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, यदि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए इस ऑर्डर्ड फील्ड एफ में, सेटिस्फाइड इन एफ, अगर गिवन ऑर्डर्ड फील्ड में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या हो जाए, सेटिस्फाई, तो फिर ये ऑर्डर्ड फील्ड ना होकर क्या बन जाएगा, आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। देन एफ इज कॉल्ड, फिर इसी एफ का नाम क्या पड़ जाएगा, आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। तो इसी फील्ड का नाम फिर हम रख देंगे आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। और आपको पता ही है किन दो ऑर्डर्ड फील्ड में आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो अगर इसके भी एग्जाम्पल पूछे तो वही दो, एक तो रियल नंबर का सेट बच्चे आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड की प्रॉपर्टी रखता है, क्योंकि इसमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, और इसमें भी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। तो बच्चे याद रखना, ये भी हमेशा आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड है और ये भी हमेशा आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड है। क्योंकि आज हम दो थ्योरम करने वाले हैं, उसमें से दूसरी थ्योरम यही है कि प्रूव करो। देखो आर को अभी मैंने एक डेफिनेशन पढ़ाई थी, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, और कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड में एक ही एग्जाम्पल था, यही वाला था। सिर्फ यही सेट एक ऐसा है जो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। तो थ्योरम में वो आपसे कहेगा कि प्रूव करो एवरी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इज एन आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। तो तुम ये मत लिख देना ये तो होता ही है, नहीं, हम इसको प्रूव करेंगे। इसका मतलब इस ऑर्डर्ड फील्ड में ये कंप्लीट तो है ही, हम जानते हैं कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड का एक ही एग्जाम्पल है जो कि ये है। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव करो कि कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड यानी ये हमेशा एक आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड बनाता है। और आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड अगर इसको बनाना है तो इसमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई। तो अब मैं जो आर्टिकल करवा रहा हूँ वही तुम्हें कॉपी में वापस लिखना है, वो मैं बता दूंगा। तो मैं तो आपको प्लानिंग बता रहा हूँ कि आज की दो थ्योरम्स में करने का मतलब मैं एक थ्योरम करवाऊंगा और दूसरी थ्योरम वही है, बस उसी को वापस कॉपी पेस्ट करना है। तो तुम्हारी आज दो थ्योरम हो जाएंगी बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक पेपर में आएगी ही आएगी। तो ये हो गई आर्किमिडियन ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन। क्या है, अगर एफ एक ऑर्डर्ड फील्ड है और उसमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या हो जाए, सेटिस्फाई, तो फिर वो फील्ड क्या बन जाएगा, आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। और दो एग्जांपल हैं उसके, एक तो रियल नंबर का सेट, एक रैशनल नंबर का सेट। अब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बच्चे प्रूव करते हैं और फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरम तो आपको ही करनी है, घर से कॉपी पेस्ट करनी है। तो पहले तो लिखें, पेपर में क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा वो, स्टेट एंड प्रूव आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। सीधा लिखा आएगा तो स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए और डेरिवेशन भी। तो स्टेटमेंट तो अभी लिखा था, वापस लिख देते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे स्टेटमेंट क्या था, इफ़ x एंड y आर टू पॉजिटिव रियल नंबर, x एंड y आर
2 पॉजिटिव रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। तो एक नेचुरल नंबर हमें ऐसा ढूंढ कर लेकर आना है n बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट जिसके लिए क्या लाइन आ जाए बच्चे, nx ग्रेटर देन y। ये हमें प्रूव करना है। अगर ये प्रूव कर दिया तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो बच्चे ये आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको पेपर में लिखने का तरीका, पहले तो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हेडिंग लगाएंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में बच्चे ये दो बातें गिवन है, तो क्या लिखेंगे, x एंड y आर 2 पॉजिटिव रियल नंबर। ये हमें कोई 2 पॉजिटिव रियल नंबर दिए हुए हैं, आर 2 पॉजिटिव रियल नंबर, और कोई नेचुरल नंबर nx एग्जिस्ट कर रहा है एंड देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। तो ये दो चीज़ें तो गिवन है कि नेचुरल नंबर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, प्राकृत संख्याओं से। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, सिद्ध करनी है हमें कि nx फिर किससे बड़ा हो, y से। ये हमें प्रूव करना है। अगर प्रूव कर पाए तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। तो इसका डेरिवेशन देखो कैसे प्रूव होएगा। तो बच्चे इसको प्रूव करने के लिए जो चीज़ गिवन है उसी की बातें करते हैं। x और y हमें 2 पॉजिटिव रियल नंबर दिए हुए हैं, तो कह सकता हूँ कि x और y r प्लस में बिलोंग कर रहे हैं। देखो खाली r का मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर में तो नेगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं, पर अगर x और y कोई 2 पॉजिटिव रियल नंबर है दैट मीन्स x और y r प्लस में बिलोंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले बुलाया, क्योंकि x और y आपको 2 पॉजिटिव रियल नंबर दिए हुए हैं, इसका मतलब ये r प्लस में बिलोंग कर रहे हैं। और आप जानते हो r प्लस का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, और ये तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर रखता है, और ये बिल्कुल सबसेट होता है किसका, r का, कि नहीं होगा बच्चे। r एक रियल नंबर है, इसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव सभी हैं, जबकि r प्लस में सिर्फ पॉजिटिव है। तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर नेगेटिव पॉजिटिव वाले सेट में तो जाएंगे ही, तो इसका मतलब r प्लस हमेशा सबसेट होता है किसका, r का। तो जो बंदे r प्लस में हैं, जो बंदे r प्लस में हैं वो r में भी तो जाएंगे, क्योंकि r तो इस पूरे को ही रखता है, तो r इन एक्स वाई को भी रखेगा। तो आप लिख सकते हो रीजन में क्या, r प्लस अगर सबसेट है r का, देयरफॉर ये x और y कहाँ चले गए, r में। तो हमारा मकसद देखो बड़ा इजी सा डेरिवेशन है। अच्छा प्लानिंग सुन लो पहले क्या है बच्चे। मैंने आपको कल भी बताया था सुप्रीमम का एक नाम और है लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होता है उसका नाम सुप्रीमम होता है। और फिर नोट लगवाया था कि किसी भी सेट में सुप्रीमम और इन्फीमम यूनिक होते हैं, यानी अगर किसी सेट का सुप्रीमम 5 है तो फिर 5 के अलावा कोई और सुप्रीमम उस सेट का नहीं हो सकता। अगर कुछ ऐसा ही आ गया, जैसे 5 को तुमने बोल दिया कि 5 हमारा सुप्रीमम है, और कैलकुलेशन करते करते अगर कोई 4 भी उसका सुप्रीमम बन गया, तो एक सेट में 2 सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अपनों ने गलत मानना हुआ है। तो ये चीज़ों का कंक्लूजन मैं यूज़ करूँगा, वो देखेंगे थ्योरम में। फ़िलहाल यहाँ आओ, x और y 2 पॉजिटिव रियल नंबर है, और हम जानते हैं पॉजिटिव रियल नंबर का सेट एक सबसेट होता है r का। तो जितने भी बंदे r प्लस में हैं वो r में होंगे, तो ये x y किस में चला गया, r में। तो कुल मिलाकर x और y पॉजिटिव रियल नंबर के साथ साथ रियल नंबर भी है। ऐसे ही n कहाँ से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर। तो फिर से किया काम, n एक नेचुरल नंबर है, और हम ये भी जानते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट भी एक सबसेट होता है r का, क्योंकि रियल नंबर तो बटे वाली संख्याएं भी रखता है, जबकि नेचुरल नंबर तो सिर्फ 1 2 3 एक पूरी वैल्यू रखता है। तो ये भी एक सबसेट होता है r का। तो ओवरऑल n अगर n में है तो n ये r में भी जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो n भी एक रियल नंबर में चला गया। तो नेचुरल नंबर होते होते भी वो किस में चला गया, r सेट में चला गया। अब x y भी r में, n भी r में, और आप जानते हो रियल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो जोड़ो तो भी रियल नंबर ही बनेगा। तो कुल मिलाकर आप क्या लिख सकते हो, n x y ये सभी आपने शो कर दिए हैं कि वो रियल नंबर हैं। अगर ये सभी रियल नंबर हैं तो इन दोनों रियल नंबर का मल्टीप्लाई भी रियल नंबर ही होगा, यानी nx भी क्या होगा, रियल नंबर, और y तो ऑलरेडी क्या है, रियल नंबर। तो ये दोनों भी क्या ही होंगे, रियल नंबर। तो इस स्टेप में मैंने सिर्फ क्या किया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। मेरी प्लानिंग चल रही है, मैं ये दोनों चीज़ें चाहता हूँ, तो मैंने ये दोनों चीज़ें बना ली और इनको किस में बिठा दिया, r में। अब nx और y क्या है बच्चे, रियल नंबर, और r ऑर्डर्ड फील्ड तो होता ही है, हम जानते हैं। जब मैंने चैप्टर शुरू करवाया था तो ऑर्डर्ड फील्ड के एग्जाम्पल्स लिखवाए थे, देख लेना, उसमें ये ऑर्डर्ड फील्ड लिखवा रखा है। अगर ये ऑर्डर्ड फील्ड होता है तो इसमें O1 प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई। O1 प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई भी 2 रियल नंबर है तो उनमें 3 टाइप के रिलेशन हो सकते हैं,
या तो ये दोनों रियल नंबर बराबर होंगे, या ये इससे बड़ा होगा, या ये इससे बड़ा होगा। याद करो ओवन प्रॉपर्टी क्या थी, आप अपने फील्ड से कोई भी 2 एलिमेंट बुला लो तो उनमें 3 टाइप के रिलेशन होंगे, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी। तो यहाँ पर रीजन में क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि आर इज़ एन ऑर्डर्ड फील्ड, आर एक ऑर्डर्ड फील्ड तो होता ही है, ये हम जानते हैं। और अगर आर ऑर्डर्ड फील्ड होता है तो उसके कोई भी 2 एलिमेंट के बीच में 3 टाइप का रिलेशन हो सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, बाय ओवन प्रॉपर्टी, बाय ओवन प्रॉपर्टी। और तुम्हारे लिए मैं हिंट में लिख देता हूँ, फील्ड से कोई भी 2 एलिमेंट बुलाओ, अब की बार फील्ड का नाम क्या है, आर। तो कहता 3 टाइप के रिलेशन होते हैं, आइदर ए ग्रेटर देन बी, और ए इक्वल टू बी, और ए लेस देन बी। ये 3 टाइप के रिलेशन होते हैं किसी भी फील्ड के 2 एलिमेंट्स के बीच। तो एन एक्स और वाई 2 एलिमेंट है आर के, तो आप लिख सकते हो बाय ओवन, इनमें कितने टाइप के रिलेशन होंगे, 3 में से कोई एक सही होगा। तो आइदर एन एक्स ग्रेटर देन वाई, और एन एक्स इक्वल टू वाई, और एन एक्स लेस देन वाई। एन एक्स ए का काम कर रहा है और वाई बी का काम कर रहा है। तो अपनों ने ओवन प्रॉपर्टी लगा दी, क्यों लगा पाए, क्योंकि आर एक ऑर्डर्ड फील्ड होता है। अगर आर ऑर्डर्ड फील्ड होता है तो उसमें ऑर्डर की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो ओवन लगा सकते हो। ओवन लगा सकते हो तो आप कह सकते हो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 टाइप के रिलेशन पॉसिबल हैं। कौन सा सही होगा वो तो बाद की बात है, पर ये 3 रिलेशन में से कोई एक जरूर होगा। अब ध्यान से देखो, हमें प्रूव करना है एन एक्स को बड़ा करवाना है वाई से, हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है ये प्रूव करने का, तो बच्चे जब भी तरीका नहीं होता तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। हम कहेंगे हमारे हिसाब से ये और ये वाला रिजल्ट सही है और ये तो गलत है। अब हम अगर सही इसको मानेंगे तो इसका मतलब हमने जो माना वो गलत मानना। मैं वापस सुनो, मुझे प्रूव करना है ये वाला रिजल्ट, तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये वाले रिजल्ट सही हैं। अब जब मैं गलत चीज़ को सही मानकर चलूँगा तो लास्ट में रिजल्ट भी क्या आएगा, गलत। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। हमने क्या गलत माना था कि ये रिज़ल्ट सही है, इसका मतलब ये दोनों रिज़ल्ट सही नहीं है। और अगर ये दोनों रिज़ल्ट सही नहीं है तो फिर सही कौन से वाला रिज़ल्ट है, ये वाला रिज़ल्ट सही है, और यही हमें प्रूव करना है। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बच्चे, प्रूव हो जाएगी। तो बच्चे इसके बाद अपने लिखना शुरू करते हैं एज अ कॉन्ट्राडिक्शन। हमने मान लिया हमारे हिसाब से तो ये वाली चीज़ सही है, ये सही नहीं है, तो जो चीज़ प्रूव करनी है उसका उल्टा मान लिया। भाई प्रूव करना है एन एक्स बड़ा है वाई से, पर मैं कहूँगा नहीं, मेरे हिसाब से एन एक्स बराबर है या छोटा है वाई से। तो लिखते हैं हम, तो सिंपल सी थी बच्चे, अगर इकट्ठा पढ़ोगे ना इसको तो कुछ भी नहीं लगेगा, और एक बार और चलाकर सुनोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगी। तो इसके बाद लिखते हैं हम, इसके बाद लाइन है एज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने विरोधाभासी नियम का यूज़ किया और मान लिया लेट इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो, जो चीज़ गलत है वो मान ली, यानी एन एक्स या तो वाई से छोटा है या वाई के बराबर है। यानी हमने ये चीज़ मान ली कि हमारे हिसाब से तो ये दोनों आपस में बराबर है या ये बंदा इससे छोटा है, तो गलत चीज़ को सही मान लिया। अब देखते हैं उससे क्या रिजल्ट आते हैं। तो ये तो मान लिया, अब हमने अपनी तरफ से एक सेट क्रिएट किया, लेट एस बी अ नॉन वॉइड सबसेट, नॉन वॉइड सबसेट ऑफ आर। तो इस आर जो कि ऑर्डर्ड फील्ड था उससे एक सबसेट लिया एस नाम का, और उसमें एक स्पेशल टाइप के एलिमेंट रखे। किस टाइप के, सच दैट ये जो एस हमने एक सबसेट लिया है अपनी तरफ से लिया है और उसमें एक स्पेशल कलेक्शन रख दी। हमने कहा एस वो सभी एन एक्स टाइप के एलिमेंट रखेगा, वो सभी एन एक्स टाइप के एलिमेंट रखेगा जिन एन एक्स की वैल्यू, जो चीज़ हम ऊपर लेकर चले हैं, उसके बराबर होगी। तो बच्चे जहाँ पर n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। ये पूरा n कहाँ से आ रहा था क्वेश्चन में, नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। वापस सुनो क्या किया बच्चे, s से एक नॉन वॉइड सबसेट ले लिया r का, और उस s में हमने कहा वो सभी nx टाइप के एलिमेंट आएंगे जो इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। अब बच्चे ये किसकी डेफिनेशन है, याद करो कल परसों मैंने आपको लोअर बाउंड अपर बाउंड ये डेफिनेशन लिखवाई थी। इस सेट को जब एक्सपेंड करेंगे तो इस सेट में वो सभी एलिमेंट आएंगे जो y से क्या रहेंगे, छोटे या बराबर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें अपर बाउंड्स के बारे में बता रखा है कि
इनकी वैल्यूज इन y से क्या होएगी, हमेशा छोटी या बराबर। s सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को रखेगा जो एलिमेंट इस y के बराबर या y से छोटे रहेंगे, यानी हमें अपर बाउंड्स के बारे में पता है इस क्वेश्चन में। तो इसके बाद आप लाइनें क्या लिखोगे, और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। अब n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, इस टाइप के एलिमेंट बनेंगे। तो एक रफ डायग्राम सा बना देता हूँ। अब पता नहीं पहला एलिमेंट x होगा या नहीं होगा, क्योंकि क्लियरली नहीं बोल सकते। n नेचुरल नंबर है, हो सकता है कोई बच्चा 2 से सेट स्टार्ट करे, कोई 3 से करे, लिखने को चाहिए लिख सकते हैं। 1 लिखेंगे तो x बनेगा, फिर 2 लिखेंगे तो 2x बनेगा, ऐसे करते करते बनेंगे। पर सारे एलिमेंटों की वैल्यू y से छोटी है क्या होगी, इक्वल, यानी अपर बाउंड्स के बारे में पता है, यानी एलिमेंट इसको क्रॉस कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने S में सिर्फ वही एलिमेंट रखने हैं जिनकी वैल्यू y के बराबर या y से छोटी होगी। तो n की वैल्यू 1, 2, 3, तो इस टाइप के एलिमेंट बनते जाएंगे, और ये सिर्फ उतने एलिमेंट रखेगा जब तक वो y से छोटे या y के बराबर है। अब पता नहीं 3x जो है वो हो सकता है इससे बड़ा हो, तो फिर वो बाहर हो जाएगा। तो अपने क्लियरली तो कुछ नहीं बोल सकते, बस इतना बोल सकते हैं इसमें वो सभी एलिमेंट आएंगे जो y के बराबर या y से छोटे, यानी हमें इस क्वेश्चन में वो अपर बाउंड्स के बारे में पता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, अपर बाउंड, ऊपरी परिबंधों को। अब अगर ऊपरी परिबंध के बारे में पता है तो इस क्वेश्चन में सुप्रीमम तो आएगा। फिर जब हमें इस तरफ के अपर बाउंड्स के बारे में पता है तो अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा, अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना वो सबसे छोटी होगी। इस तरफ अपर बाउंड है, अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा वो हमारा सुप्रीमम होगा। तो इसका मतलब इस सेट में सुप्रीमम तो एग्जिस्ट करेगा, तो हम सुप्रीमम के बारे में लिख देते हैं। तो हमने क्या लिखा, लेट सुप्रीमम ऑफ सेट एस। तो ये सेट की अपर बाउंड्स दे रहा है, क्योंकि इन सेटों के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो इस y से छोटे या बराबर रहेंगे। मतलब जब इस सेटों को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई बंदा तो मिलेगा जो इस y से छोटा या बराबर होगा, और वही बंदा हमारा क्या बनेगा, सुप्रीमम। अब हमें नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो हमने कुछ भी नाम रख दिया। तो क्या लिखा, लेट सुप्रीमम ऑफ सेट S इज इक्वल टू K। तो हमने इस S सेट का सुप्रीमम, उसका नाम क्या रख दिया बच्चे, K, और इसे ही मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1। हमने बोल दिया, अच्छा इसको इक्वेशन 1 दो पहले, जिससे पता लग जाए। ये इक्वेशन 2 दे दो। अब जैसे मैंने आज आते ही तुम्हें बताया था, अगर तुमने बोल दिया कि किसी सेट का सुप्रीमम 5 है, तो फिर 5 के अलावा कोई और सुप्रीमम सेट का नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीमम हमेशा सेट का यूनिक होता है। अब तुमने क्लियरली बोल दिया है कि तुम्हारे इस एस सेट का सुप्रीमम कुछ ना कुछ होगा, और उसका नाम तुमने रख दिया K। तो अब K के अलावा कोई और सुप्रीमम नहीं होना चाहिए, और तुम चाहो तो K के साथ ब्रैकेट में लिख लो, K अगर सुप्रीमम है तो वो लीस्ट अपर बाउंड है। अपर बाउंड में सबसे छोटा बंदा कौन है, K, तभी तो उस K का नाम हमने क्या रख दिया, सुप्रीमम। इसको मार्क कर दिया बच्चे इक्वेशन नंबर 2। सुप्रीमम का मैंने दूसरा नाम लिखवाया था आपको, लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड में सबसे छोटा, इस तरफ अपर बाउंड है, उनमें सबसे छोटा ये वाला वैल्यू, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, K। अब हमने कह दिया कि K सुप्रीमम है, तो फिर K के अलावा कोई और सुप्रीमम तो हो नहीं सकता। अब देखते हैं क्या कुछ आता है। अब अगर K सुप्रीमम है तो इस सेट के सभी एलिमेंट उस K के या तो बराबर होंगे या K से छोटे होंगे। तो लिख सकते हैं, अगर हमें एस सेट का सुप्रीमम K को मानना है, दैट मीन्स इस सेट के जितने भी nx वाले एलिमेंट होंगे वो इस K के बराबर या K से छोटे होंगे। यानी इन दोनों के बीच में अब कोई और आके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि सोचो, अगर, क्योंकि इस तरफ अपर बाउंड है, अपर बाउंड में सबसे छोटा K, तभी तो K को सुप्रीमम बोला है। अगर सोचो इसके और इसके बीच में कोई और बंदा आकर बैठ गया, तो बच्चे K से भी छोटा एक बंदा मिल गया जो कि nx से जस्ट बड़ा है, तो फिर तो वो बंदा K से भी छोटा है, तो अपर बाउंड में सबसे छोटा वो बंदा हो गया। और अगर अपर बाउंड में सबसे छोटा वो बीच वाला बंदा हो गया, तो फिर सुप्रीमम तो वो बनेगा, क्योंकि सुप्रीमम का मतलब ही क्या होता है, अपर बाउंड में सबसे छोटा। अब हमने ये लाइन क्या लिखी है कि इस सेट का जो भी लास्ट एलिमेंट था nx, उसका और K, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होगा कि K जस्ट बड़ा होगा उससे, या हाईएस्ट क्या होगा, इक्वल। अब K को सुप्रीमम डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये लाइन तो लिख दी कि इस सेट के सभी एलिमेंट उस K के बराबर या K से छोटे होंगे। अब पक्की बात है कि इन दोनों के बीच में कोई और आकर नहीं बैठना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में कोई और आकर बैठ गया, फिर तो अपर बाउंड इस तरफ है, और अपर बाउंड में सबसे छोटा ये बीच वाला बंदा हो जाएगा, और वो हमारा सुप्रीमम बन जाएगा। जबकि क्वेश्चन में बोल चुके हैं कि इस सेट का सुप्रीमम K है, उसके अलावा तो फिर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी सेट में सुप्रीमम तो यूनिक होता है। तो देखते हैं, अच्छा n क्या है, नेचुरल नंबर, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है,
और एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस तो कर ही सकते हो। ग्रुप थ्योरी में कितनी बार तुमने एलिमेंट्स को रिप्लेस किया है, तो यहाँ पर अपने n को रिप्लेस कर रहे हैं n+1 से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना एक्चुअल में n क्या है, 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, बस हमारे हिसाब से इसके और इसके बीच में कोई और बैठना नहीं चाहिए। पर n नेचुरल नंबर है तो कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है 3 हो सकता है, तो मैंने n को n+1 नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया। n+1 भी एक नेचुरल नंबर है, n भी नेचुरल नंबर है, 2 अगर नेचुरल नंबर है तो 3 भी तो नेचुरल नंबर है, कर दो रिप्लेस। तो n की जगह n+1 इंटू x लेस देन इक्वल टू k। थोड़ा सोल्व करो, x का मल्टीप्लाई कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया। तो रीजन में लिखना चाहो तो लिख देना बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि हम रियल नंबर में काम कर रहे हैं, रियल नंबर फील्ड होता है तो उसके लिए प्रॉपर्टीज लगती हैं। x को उधर भेज दो, तो nx लेस देन इक्वल टू k माइनस x, ये उधर जाकर माइनस का हो गया। अब बच्चे खुद का दिमाग लगाओ, अगर k में से कुछ घटाएंगे तो ये वैल्यू डेफिनेटली लिख सकते हो ना नेक्स्ट लाइन में, ये लाइन तो चल ही रही है, और k में से अगर कुछ घटाएंगे तो वो k से तो छोटी वैल्यू होगी। मान लो k 5 है, 5 में से अगर 1 घटाओगे तो 4 बनेगा, 4 5 से तो छोटा ही होता है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल k माइनस एक्स पक्की बात है k से क्या होगा, छोटा। अब ध्यान से सुनो, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट आई। nx हमारे हिसाब से वो लास्ट एलिमेंट था जो कि k से जस्ट बराबर या k से जस्ट छोटा था, पर कैलकुलेशन करते करते, क्योंकि n के बारे में हमें कुछ नहीं पता, वो एक नेचुरल नंबर है और किसी भी नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से तो रिप्लेस कर ही सकते हैं, तो वो रिप्लेस किया तो ये कुछ आ गया। और अब इसको पढ़ो, nx और k के बीच में ये आकर बैठ गया, इस तरफ अपर बाउंड्स होते हैं। अपर बाउंड में अब सबसे छोटा k माइनस एक्स है, तो मेरा लीस्ट अपर बाउंड ये बन गया, तो ये मेरा सुप्रीमम बन गया। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, दैट मीन्स k माइनस एक्स इज लेस देन k, क्योंकि k माइनस एक्स k से भी छोटा है, दैट मीन्स k माइनस k इज लीस्ट अपर बाउंड। तो ये हमारा क्या बन गया, लीस्ट अपर बाउंड विच इज लेस देन k, जो कि k से भी छोटा है, और जो बंदा लीस्ट अपर बाउंड होता है वही क्या होता है, सुप्रीमम। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, दैट मीन्स k माइनस एक्स इज सुप्रीमम ऑफ सेट S। तो इसी सेट का S का सुप्रीमम कौन बनने को तैयार हो गया, k माइनस एक्स, जबकि हम ऊपर इक्वेशन 2 में डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमारे S सेट का सुप्रीमम का नाम तो k है। अगर 5 को बोल दिया कि सुप्रीमम है तो फिर कोई और सुप्रीमम नहीं बन सकता, क्योंकि किसी भी सेट में सुप्रीमम यूनिक होता है। तो बच्चे इसके बाद लिखेंगे विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन 2, क्योंकि k को सुप्रीमम बोल चुके हैं तो फिर ये तो सुप्रीमम नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने जो माना वो गलत माना था। दो सुप्रीमम क्यों आ गए, क्योंकि हम ये मानकर चले थे और सारी कैलकुलेशन इसको रखते हुए की हमने। तो इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना, हमने गलत ये माना था। इसका मतलब सही बात क्या है कि nx बड़ा ही होता है किससे, y से। तो इसके बाद लाइनें लिखो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ इक्वेशन 2। तो इसके बाद लाइनें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप अपनी कॉपी में नीचे लिखेंगे विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है, ऑफ इक्वेशन 2। समीकरण 2 का विरोधाभास है, क्योंकि 2 में k को सुप्रीमम बोल चुके और किसी भी सेट में सुप्रीमम यूनिक होता है। और रीजन में लिख दो, बिकॉज सुप्रीमम इज यूनिक, सुप्रीमम ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज यूनिक। किसी भी सेट का जो सुप्रीमम होता है वो हमेशा यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। दो सुप्रीमम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते किसी सेट के। तो दैट मीन्स अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो सही बात क्या है, हमने गलत क्या माना था कि nx लेस देन इक्वल टू y है। तो सही बात क्या है, nx बड़ा ही होगा किससे, y से। ये बच्चे वेरिफिकेशन हो गया किसका, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो ये तो एक थ्योरम। अब दूसरी थ्योरम के लिए सिर्फ थोड़ी सी लाइनें लिखनी है और फिर आपको यही वाली पूरी थ्योरम उसमें एज इट इज़ लिखनी है। जो आज मैंने ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का प्रूफ करवाया ना, जहाँ से प्रूफ हेडिंग लगाई थी, पूरा कॉपी पेस्ट कर देना, पूरा कॉपी पेस्ट। तो मैं लाइनें मिटो रहा हूँ और नेक्स्ट थ्योरम लिख रहा हूँ। ये थ्योरम कंप्लीट हो गई, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट लिखें। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई है पेपर में बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टेटमेंट। तो थ्योरम है बच्चे, एवरी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, एवरी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड प्रूव दैट, स्टार्टिंग से ही लिख लो, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट एवरी
कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, और आप जानते हो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कौन होता है, सिर्फ एक ही होता है आर। तो एवरी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, और ब्रैकेट में बिल्कुल लिख लेना ये किसकी बात कर रहा है, आर की, इज एन आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। कहता प्रूव करो कि एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड जो होता है वो एक आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड भी होता है, इज एन आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। और बच्चे अगर तुमने डेफिनेशन को ध्यान से सुना था मेरी कि आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड किसको कहते हैं, किसी भी ऑर्डर्ड फील्ड को अगर आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड बनना है तो उसमें आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई। और ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी तो है बच्चे, इसलिए ये वाली थ्योरम पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट कर दोगे। पर पेपर में लिखने का तरीका, ये स्टेटमेंट लिखा है तो तुम हेडिंग लगाओगे पहले प्रूफ, प्रूफ में लिखोगे गिवन, गिवन है कि आपको कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड लेकर चलना है, और आप जानते हो आर ही कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है। तो क्या लिखेंगे, आर इज एन कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, आर इज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, आर एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है, हम जानते हैं कि सिर्फ एक आर ही होता है जो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है। कल कंप्लीट की डेफिनेशन याद रखना बच्चे, कल वो वाली थ्योरम कराऊंगा जो नोट में लगवाया था काम, कि क्यू एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है, जो लाइन वो लिख दो, एवरी कंप्लीट, तो पेपर में इस तरीके से लिखोगे इस थ्योरम को, एवरी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, दैट मीन्स आर की बात कर रहा है। कहता है इसे कोई प्रूव करो कि ये क्या होगा, एक आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड होगा, आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड होगा, ये प्रूव करना है। और इसके लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इस आर के अंदर आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या हो जाए, सेटिस्फाई। दैट मीन्स टू प्रूव, इसके लिए हमें सिद्ध क्या करना पड़ेगा, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड इन आर। हमें बस इतना सी बात सिद्ध करनी है कि ये जो आर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है उसमें आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या हो जाए, सेटिस्फाई। और अगर तुमने प्रूफ को ध्यान से सुना है तो मैंने सारे एलिमेंट आर में बिठाए थे बच्चे, और फिर वो सारा डेरिवेशन किया था। यानी तुम्हें कुछ नहीं करना, जहाँ से हमने वो लिखा था ना बच्चे, एन एक्स और वाई पॉजिटिव रियल नंबर है और आर प्लस सबसेट है आर का, वहाँ से ये थ्योरम पूरी कॉपी पेस्ट कर देना यहाँ तक। और ये आते ही आप क्या लिख सकते हो, तो ये पूरा लिखना है। तो मैं ऐसे एरो लगा कर लिख रहा हूँ कि आपने जस्ट ये वाली थ्योरम जो अभी प्रूव की थी वो पूरी लिख दी, तो वो पूरी लिख देना बच्चे। ये लो एरो लगा दिया। तो ये पेपर में आती है बच्चे थ्योरम, ध्यान से सुन लो। हमें किसी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड को आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड प्रूव करना है, और अगर इसको आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड प्रूव करना है तो इसमें आर्किमीडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, यानी ये लेकर आना है। तो बच्चे ये वाली थ्योरम के लिए लिखोगे ये कुछ, और उसके बाद पूरी की पूरी जो अभी थ्योरम करवाई है वो पूरी एज इट इज़ लिख देना यहाँ तक। ये लिखने के बाद बस नीचे लाइन क्या लिख देना, दैट मीन्स आर्किमीडियन। तो उस वाली में तो नहीं लिखना, इस वाली में यहाँ तक लिखने के बाद बस ये लाइनें लिख देना, दैट मीन्स आर्किमीडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है, किस में सेटिस्फाइड हो गई, आर में। और आर क्या था, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। और अगर किसी भी ऑर्डर्ड कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड में आप आर्किमीडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दो, या किसी भी ऑर्डर्ड फील्ड में आप आर्किमीडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दो, तो वो क्या बन जाता है बच्चे, आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। तो नीचे लाइन क्या लिख दोगे, क्योंकि हमने आर के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, तो अब आर एक ऑर्डर्ड फील्ड के साथ साथ क्या बन गया, आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। दैट मीन्स आर इज एन आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। तो ये दो लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी कॉपी में नीचे नीचे आपको, सिर्फ इस थ्योरम में। तो आप ये कॉपी में पूरी उतारोगे बच्चे, नहीं तो पेपर वाले दिन याद नहीं रहेगा। अब 3 ही थ्योरम रहेगी बच्चे, कोशिश रहेगी कल ही पूरी करवा दूँ, नहीं तो परसों के लेक्चर तक हो जाएगी। फीस से जमा करा दो भाई, वरना मैं रिमूव कर रहा हूँ बच्चे, बस अब और नहीं पढ़ाया जाएगा अगर ऐसे आप फीस से नहीं देंगे तो। थैंक यू क्लास।